नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखो आज की जो हमारी क्लास है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा। आज की क्लास में हम एक महान विचारक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मिस्टर एंथनी गिड्स। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज की क्लास में कई चीज़ें तो आपको ऐसी पढ़ने को और सुनने को मिलेगी, जिसे आप शायद पहली बार पढ़ोगे और सुनोगे। आज की क्लास में मैंने वो सारा कंटेंट शामिल किया है, जो दुनिया की किसी एक किताब में संभव है ही नहीं। मैं सत्य बता रहा हूँ कि आज की क्लास बनाने के लिए मैं कई दिन से प्रयासरत हूँ। मैंने बहुत सारे सोर्सेज खंगाले हैं। उसके बाद में आज की क्लास का एक तार गर्भित कंटेंट बनकर तैयार हो गया है। मैं हर बार आपसे कहता हूं कि वर्तमान समय एक प्रतिस्पर्धा का दौर है। आज न केवल विद्यार्थियों में आपस में प्रतिस्पर्धा है, बल्कि शिक्षकों में भी प्रतिस्पर्धा है। प्रत्येक शिक्षक एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रयासरत है। उसी कड़ी में मैंने एक मेहनत के साथ ये क्लासेस तैयार की है। चलो देखो, पहले मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि आज की क्लास में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मिस्टर गिडिंस ने प्लास्टिक सेक्सुअलिटी यानी प्लास्टिक कामुकता की बात की है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जिसके बाद में ये विलंबित आधुनिकता लेट मॉडर्निटी की बात करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर जिसके बाद में इन्होंने रिस्क सोसाइटी, हालांकि मिस्टर उलरिच बैक भी रिस्क सोसाइटी यानी जोखिम समाज की बात करता है, और ये भाई साहब है ना, ये भी रिस्क सोसाइटी की बात करते हैं। अभी रिसेंटली परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। जिसके बाद में मिस्टर गिडेंस है, वो तीसरे रास्ते की बात करते हैं। मतलब इसमें गिडेंस यूं कहते हैं कि समाजवाद भी बना रहे और पूंजीवाद भी बना रहे। नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक योजना चला रखी है, मेक इन इंडिया। उसमें निजी क्षेत्रों को फंडिंग भी दी जाती है। साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो निजी क्षेत्र वाले उद्यमी है या निजी जो संस्थान है ना, वो भी पब्लिक यानी वेलफेयर के लिए काम करते रहे। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर जिसके बाद में रनवे वर्ल्ड की भी मिस्टर गडेंस बात करता है। टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन की भी ये भाई साहब बात करते हैं। जिसके बाद में डिसएम्बेडिंग और री एम्बेडिंग, ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चुरेशन थ्योरी, संरचनाकरण का सिद्धांत इनका बहुत फेमस है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। प्योर रिलेशनशिप, शुद्ध संबंधों की भी ये भाई साहब बात करते हैं, ठीक है ना। जिसके बाद में सर्विलेंस सोसाइटी की भी बात करते हैं। फिर ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सेल्फ एंड आइडेंटिटी की भी बात करता है गणेश, ठीक है। जिसके बाद में एजेंसी और स्ट्रक्चर की भी बात करता है। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी की भी बात करता है। पॉलिटिक्स एंड क्लाइमेट चेंज की भी बात करता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी की भी बात करता है। मॉडर्न स्टेट की भी बात करते हैं। द सेकंड मॉडर्निटी की भी बात करते हैं। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर जिसके बाद में मिस्टर गिडिंस है ना, वो हाई मॉडर्निज्म की भी बात करता है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी चर्चा की जाएगी। द नेशन स्टेट की भी बात करता है गिडिंस, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। मॉडर्निटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मॉडर्निटी एंड कैपिटलिज्म की भी बात करता है मिस्टर गिडिंस, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट की भी बात करता है मिस्टर गिडिंस, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मैंने कहा ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहली बार आप सुनोगे। द ग्लोबल इकोनॉमी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और रिस्क सोसाइटी की तो बात करता ही है, साथ ही हम ग्लोबल रिस्क के बारे में भी चर्चा करेंगे। ट्रांसनेशनलिज्म के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सोशल कैपिटल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कॉस्मोपॉलिटिलिज्म के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर पोस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ एंड इंडिविजुअल एजेंसी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। और रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मतलब मैंने
ढूंढ ढांड के, गागर में सागर भरते हुए डुबकी लगा लगा के पूरा गिडिंस को खंगाल मारा। अब ये सारी चीजें याद रखना। अगर आपने ये 32 या 33 कीवर्ड भी याद कर लिए ना, तभी भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कोई भी परीक्षा दो। ठीक है। अब मान लेते हैं वहां किसी क्वेश्चन में ये कीवर्ड आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटेमेसी, आपको पता नहीं है ये क्या है, लेकिन ऑप्शन में गिडिंस है, आंख बंद करके गिडिंस कर देना। ठीक है। जैसे यहां पर हम इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट की चर्चा करते हैं, संस्थात्मक विकास की, क्वेश्चन में कोई कीवर्ड आ गया, गाइडेंस ऑप्शन में है, गाइडेंस कर देना। ठीक है ना। जैसे द नेशन स्टेट आ गया, ऑप्शन में गाइडेंस है, गाइडेंस कर देना, तभी भी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका नंबर काट दे। ठीक है ना। चलो साहब, मैं क्लास प्रारंभ करूं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। चूंकि साथियों आज 8 मार्च 2025 है, होली का फेस्टिवल आने को है, बहुत सारे विद्यार्थियों की ये डिमांड थी कि सर फीस में डिस्काउंट दे दीजिए, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने ये ऑफर लॉन्च किए हैं। हमारा ये जो ऑफर है ना, ये 15 मार्च 2025 तक है, यानी जब तक हमारे पास कूपन कोड अवेलेबल रहेंगे। नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी सेकंड पेपर की जो रेगुलर फीस है वो हमारी 12,000 है, इसमें हमने डिस्काउंट कर दिया, अब ये 12,000 से घटाकर 10,000 कर दिए। जिसके बाद में ऐसे कैंडिडेट जो यूपी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, जिनकी परीक्षा जून में है संभावित, आरपीएससी पीजीटी की परीक्षा भी जून में संभावित है, और बीपीएससी 4.0 जिसकी वैकेंसी आने वाली है, उसकी रेगुलर फीस 7,000 है। ध्यान रखना, हमने उसमें 3,000 का डिस्काउंट करके उसको कर दिया है 4,000। यहाँ पर जो पीजीटी के कोर्सेज है ना, इसमें हम 3,000 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करने से पहले तमाम और दूसरे प्लेटफार्म है, वहां पर जाकर उनकी क्लास देखो। अगर उनसे थोड़ा बहुत हमारा जो क्लास और कंटेंट पसंद आए तभी क्लास ज्वाइन करना, अदरवाइज पैसे बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चाहो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, बरखा जी है वो आपको संपूर्ण इंफॉर्मेशन दे देगी। चलो साहब, अब मुद्दे पर आ जाओ। ठीक है। सबसे पहले हम इनके प्लास्टिक सेक्सुअलिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज प्लास्टिक सेक्सुअलिटी? साथियों पहले ऐसा होता था, आज से हम 17वीं शताब्दी की बात करें या हम 18वीं शताब्दी की बात करें, इस तरीके के मुद्दों पर खुलकर चर्चा नहीं की जाती थी। पहले क्या होता था कि किसी की शादी होती तो संबंधों का विच्छेद नहीं होता था। आज आए दिन हम देखते हैं, अभी एक महान क्रिकेटर यानी महान बॉलर है मिस्टर यजुवेंद्र चहल, जिनका तलाक हो गया है धनश्री वर्मा से। उससे पहले हम चर्चा करते हैं तो मिस्टर शमी, उनका भी तलाक हो गया है। ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके लिए इस तरीके के संबंध विच्छेद आम बात हो गई है। पहले सेक्स एक डिस्कोर्स का मुद्दा नहीं हुआ करता था, विमर्श का मुद्दा नहीं होता था सेक्स, लेकिन वर्तमान समय में जो सेक्स है ना, वो विमर्श का मुद्दा हो गया है। सेक्स में शिथिलता आ गई है, व्यक्ति है ना इस चीज के लिए ऑटोनॉमस हो गया है। जैसे हम चर्चा करें मेल और फीमेल के संदर्भ में, पहले इस तरीके के जो संबंध या इस तरीके की हरकतें थी ना, जो मूल्यों से घिरी हुई थी, परंपराओं से घिरी हुई थी, वो कल्चर से घिरी हुई थी। आज है ना ये सारे के सारे शिथिल हो गए हैं, इनमें बहुत सारी आजादी आ गई है। किसी के साथ अगर उसकी गाड़ी पटरी पे नहीं बैठ रही है ना, तुरंत तलाक दे देते हैं और फिर दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। जैसे वो एक हार्दिक पांड्या, वो क्रिकेटर है, मिस्टर गटिंस है ना, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी में यही कहना चाह रहा है कि आज यौन इच्छाएं, पहचान, ये सारे के सारे क्या हो गए, शिथिल हो गए हैं, ये लचीले हो गए हैं। पहले ये संस्कृति विशेष पर निर्धारित थे, कोई मन में आए जैसा कपड़ा पहन रहा है। बहुत सारे ऐसे हम फिल्मी हीरोइन और हीरो की चर्चा करते हैं, ऊट पटांग पहनते हैं। ठीक है ना। तो यही क्या है, प्लास्टिक सेक्सुअल, मतलब एक दिखाने का मुद्दा बन गया। पहले ये सारी चीजें है ना वो पर्दे में रखी जाती थी, इन पर लोग डिस्कोर्स नहीं करते थे, विमर्श नहीं करते थे। आजकल आप देख सकते हो कि ओपनली
चाहे हम डिजिटल मीडिया की बात करें, चाहे हम प्रिंट मीडिया की बात करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन संस्थानों की बात करें, लोग है ना वो खुलकर मुद्दे उठाते हैं। मतलब पहले विकल्पों का अभाव था। आजकल सेक्स को लेकर या सेक्सुअल एक्टिविटीज को लेकर क्या हो गया है, बहुत सारे विकल्प आ गए हैं। दैट इज प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। आप तो केवल इस चीज को समझ लीजिए कि प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की बात मिस्टर गिडेंस करता है, और गिडेंस आजकल सेक्सुअल एक्टिविटीज में फ्रीडम शामिल करता है। और जब सेक्सुअल एक्टिविटीज में फ्रीडम आ जाती है ना, तो व्यक्ति खुलकर क्या कर सकता है, इस तरीके से आचार और विचार कर सकते हैं। दैट इज प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। ठीक है। और प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की बात कौन करेगा, मिस्टर गिडेंस करेगा। क्या कारण है, बात ये भी तो निकल कर आती है ना कि आखिर ऐसा हुआ तो क्या हुआ। अब आपको पता है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की बात भी मिस्टर गिडेंस करता है। या फिर हम मीडिया की चर्चा करें, जिसमें चाहे हम प्रिंट मीडिया की चर्चा करें, चाहे हम डिजिटल मीडिया की चर्चा करें, जैसे जैसे हम तकनीकी की तरफ जा रहे हैं, वैश्वीकरण का मतलब है कि जैसे जैसे हम पश्चिम संस्कृति की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, ये सारे के सारे रिश्ते क्या हो गए हैं, लचीले हो गए हैं। दैट इज प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। ठीक है। चलो साहब, पहले क्या शरीर को ढका जाता था, कोई अगर शरीर को ढक के रहता था तो वो माना सुसज्जित या सुसभ्य माना जाता था। आज मान लो कोई गांव की महिला अपना पूरा परिधान पहन के किसी मेट्रो सिटी में चली जाती है ना, तो वो उपहास का कारण बन जाती है। क्योंकि आजकल लोगों का दृष्टिकोण वो चेंज हो गया। आजकल कपड़ों में कोई देखना पसंद नहीं करता, वो ही छोटे कपड़े। ठीक है। दैट इज प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। फिर जिसके बाद में इन्होंने रिस्क सोसाइटी की बात की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रिस्क सोसाइटी है ना, इसकी बात तो उलरिच बैक भी करता है। आपको पता है मिस्टर गिडिंस ने आधुनिकता को, ध्यान रखना, बेलगाम दौड़ता हुआ रेल का इंजन कहा है, जगरनाट की संज्ञा दी है कि ये अपनी फुल स्पीड पे दौड़ रहा है, कभी भी ये पटरियों से उतर सकता है, और इसके नीचे जो आएगा ना उसका विनाश हो जाएगा। तो इसने जोखिम समाज की संज्ञा दी। ठीक है। जोखिम समाज मतलब आने वाले खतरे, आने वाली असुरक्षा, हर एक को निगरानी में रखा जाता है। सर्विलेंस सोसाइटी की तो एक बात, सब पे नजर है, कोई क्या कर रहा है। जैसे हम चर्चा करें, हमारे प्रत्येक के मोबाइल में जीमेल अकाउंट होता है। ठीक है ना। जीमेल अकाउंट आपकी हर एक एक्टिविटीज को ट्रेस करता रहता है। आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो, ये जीमेल को सब पता रहता है। टेक्नोलॉजी आपके ऊपर नजर गड़ाए हुए है। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि आपने जैसे यूट्यूब पर कुछ सर्च किया, या फेसबुक पर आपका अकाउंट है, फेसबुक पर आपने कुछ सर्च किया, और फेसबुक से आप यूट्यूब पे जाए, फेसबुक से आप ट्विटर पर गए, फेसबुक से आप इंस्टाग्राम पर गए, जो आपने फेसबुक पे सर्च किया था ना, उन्हीं के विज्ञापन इंस्टाग्राम या ट्विटर पर दिखाने लग जाएगा। क्योंकि वो आपको सर्विलेंस पे ले रखा है आपने। आपकी क्या क्या आप चाहते हो, किसमें आपका इंटरेस्ट है, वही चीजें आपके सामने परोसेगा ताकि आप उनको खरीदो। तो आज का समाज है ना, वो क्या हो गया है, जोखिम समाज। निरंतर बदलाव हो रहा है। संस्कृति को हमने बहुत पीछे छोड़ दी, सभ्यताओं को हमने बहुत पीछे छोड़ दी, परंपराओं को हमने बहुत पीछे छोड़ दी। कभी भी हमारी गाड़ी है जो पटरी से उतर सकती है, कोई मानदंड नहीं, कोई मापदंड नहीं। इसकी बात भी कौन करता है, मिस्टर गिडेंस करता। ठीक है। जोखिम समाज के बाद में यहां पर थर्ड वे की भी बात कौन करता है, मिस्टर गिडेंस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आपसे पूछा जाए, थर्ड वे को बोलते हैं तीसरा राह या तीसरी रास्ता। देखो यहां पर दो रास्तों का जिक्र किया है। पहला जो रास्ता है उसे इन्होंने क्या कहा है, समाजवाद। और जो दूसरा रास्ता है उसको इन्होंने क्या कहा है, पूंजीवाद। इन दोनों के जो बीच का रास्ता निकाला है ना, उसे हम कहते हैं थर्ड वे, यानी तीसरा रास्ता। समाजवाद क्या होता है, मिस्टर कार्ल मार्क्स के शब्दों में, कि उत्पादन के साधन, शक्ति और संबंध, जब इन पर सभी का बराबर अधिकार होगा, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, दैट इज समाजवाद। लेकिन समाजवाद से पार भी तो नहीं पड़ेगी भाई। जैसे मान लेते हैं हम अंबानी की चर्चा करें, हम अडानी की चर्चा करें, ठीक है ना, हम टाटा बिरला की चर्चा करें, हम क्रांति कर देते हैं और उनके साधन संसाधन फैक्ट्रियां है ना, उन पर कब्जा कर लेते हैं, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, जो बहुत बड़ा आर्थिक ढांचा है ना वो बिगड़ जाएगा।
क्योंकि हर किसी का बौद्धिक क्षमता इतना नहीं है कि किसी बड़े संस्थान या किसी बड़े उद्योग धंधों को चलाया जा सके। तो समाजवाद भी संभव नहीं है और पूरी तरीके से पूंजीवाद भी संभव नहीं है। जैसे 3 कृषि कानून निकल कर आए, अब किसानों के अकॉर्डिंग वो 3 कृषि कानून है ना, वो आम पब्लिक या जनता के शोषण के लिए बनाए गए थे। ठीक है, तो पूरी तरीके से कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होना भी कहीं ना कहीं आने वाले खतरे का संकेत है। इन दोनों का मिला जुला संयोजन, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एशिया की एक सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है, एक स्लम एरिया है, और उस स्लम एरिया को बोलते हैं धारावी। ठीक है ना, धारावी अभी बॉम्बे में है। अभी धारावी के नवीनीकरण के लिए, उसकी पुनर्बसावट के लिए एक प्रोजेक्ट दिया है मिस्टर अडानी को, गौतम अडानी को। ठीक है, अब सरकार ने ये कहा है कि मिस्टर अडानी, थोड़े पैसे तुम लगाओगे इन लोगों के लिए, थोड़े पैसे सरकार लगाएगी। यही तीसरे रास्ते की बात कौन करता है? मिस्टर गिडिंस करता है। जैसे हम मेक इन इंडिया की चर्चा करें, यहां पर उदाहरण भी है, मैंने शामिल किया है, नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया की चर्चा करें। अब नरेंद्र मोदी जी निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं, निजी क्षेत्रों को वो बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही इस बात के लिए भी उनको प्रेरित करते हैं कि आप जन कल्याण के कार्य करो, जनता के विकास में आपकी भागीदारी होनी चाहिए, ना कि आपकी शोषणकारी नीति होनी चाहिए। इसे ही क्या कहा है? थर्ड वे कहा है। हाँ? ये सिद्धांत पारंपरिक समाजवाद और रूढ़िवादी पूंजीवाद। रूढ़िवादी पूंजीवाद क्या है? अगर आपसे कोई यूं पूछ ले कि व्हाट इज रूढ़िवादी पूंजीवाद, बता सकते हो? रूढ़िवादी पूंजीवाद की एक ही विचारधारा है, हाय शोषण, हाय शोषण, हाय शोषण। जैसे कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स ने जो चर्चा की है वो रूढ़िवादी पूंजीवाद ही तो है। क्या कभी आपके मन में ये विचार आया कि जब मार्क्सवाद इतना अच्छा था तो नव मार्क्सवाद क्यों आया? क्योंकि मार्क्सवाद केवल रूढ़िवादी पूंजीवाद का ही समर्थन करते थे। समर्थन का मतलब कि हमेशा उसको टारगेट करते थे। उनकी नजरों में केवल रूढ़िवादी पूंजीवाद है ना, वो गलत था। अब पूंजीवाद की जो पिक्चर है ना, वो चेंज हो गई है। पहले मालिक और मजदूर के जो संबंध थे ना, वो शोषणकारी संबंध थे। रूढ़िवादी पूंजीवाद हर बार जो श्रमिक वर्ग है ना, उसके शोषण की बात करता है। लेकिन आजकल का जो पूंजीवाद है ना, मालिक और मजदूर का जो संबंध है, वो उनके हितों की भी रक्षा करता है। आपने देखा होगा, हम निजी संस्थानों की बात करें, दुनिया भर की सुविधाएं दी जाती हैं। वैसे रोने वाले तो रोते रहे, कोई ट्रैफिक अलाउंस मिल रहा है, कोई मेडिकल अनाउंस मिल रहा है, कोई लीव अनाउंस मिल रहा है, ठीक है ना, दुनिया भर के मिल रहे हैं। तो समाजवाद और रूढ़िवादी पूंजीवाद के बीच का जो रास्ता निकाला था, दैट इज थर्ड वे। और थर्ड वे की बात कौन करता है? मिस्टर गिडेंस करता है। आ गया समझ में? अब चलो शाम आगे बढ़ते हैं। और जिसके बाद में जो अगला निकल कर आता है ना, वो रनवे वर्ल्ड है। ठीक है, इनकी एक बहुत फेमस किताब है, और उस किताब का नाम है, इसको तो आप याद कर ही लेना, है ना, रनवे वर्ल्ड, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज रीसेपिंग आवर लाइव्स। रनवे वर्ल्ड का मतलब एक तरीके से भागता हुआ संसार। जैसा कि मैंने कहा कि ये बेलगाम दौड़ता हुआ रेल का इंजन है, किसी को भी कुचल सकता है। इसकी एक निश्चित डायरेक्शन नहीं है, ये इधर उधर क्या है, भाग रहा है। तो इसे इन्होंने क्या कहा है? रनवे वर्ल्ड। मतलब बदलावों पर लोगों का नियंत्रण कम होता जा रहा है। जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई बदलाव आया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं 5G की चर्चा करता हूं। अभी ध्यान रखना, शायद रिलायंस या एयरटेल वगैरह अभी आप लोगों को 5G कनेक्शन है ना, वो फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंटरनेट फ्री में दे रहे हैं। यही आप लोगों के साथ 4G में हुआ था। इन लोगों ने कुछ सालों तक 4G नेटवर्क और डेटा आपको फ्री में दिया था। जब इन्होंने डाटा फ्री में दिया, तो आप लोगों की इसकी आदत लग गई। आदत लग गई तो फिर डायरेक्ट इन्होंने क्या कर दिया, अपने रिचार्ज बहुत महंगे कर दिए। अब आपको हैबिट, आपको ये आदत लग चुकी है कि पहले, मुझे खूब याद है, मेरे पास जो सबसे पहले मल्टीमीडिया मोबाइल आया था ना, वो लगभग 2006 में आया था। ठीक है, मल्टीमीडिया मोबाइल था, 2006 में आया था, और वो स्पाइस का मोबाइल था। केवल एक गूगल खुलने में हमें रातों का इंतजार करना पड़ता था। मैं रात को गूगल खोल के सोता, और सुबह जाकर जो गूगल का होम पेज है ना, वो मुझे खुला मिलता था। एक फोटो भी हम सर्च करते थे ना,
तो कई घंटों तक हमें इंतजार करना पड़ता। लेकिन आजकल हम इतने आदी हो गए हैं, 10 एमबीपीएस की स्पीड, 20 एमबीपीएस की स्पीड। आजकल हमें कम स्पीड 10 एमबीपीएस से तो हमारा काम ही नहीं चलता। क्यों काम नहीं चलता? क्योंकि 5G की स्पीड हमें 100 एमबीपीएस से ज्यादा मिल रही है। मतलब ये भाग रहा है, ये रनवे वर्ल्ड है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, लेकिन उसके डिमेरिट का हमें नहीं पता कि कब ये मिलने वाली सुविधाएं अचानक खत्म हो जाए। तो इसी की बात किसने की है? मिस्टर गिडिंस ने। मतलब लोगों पर इन बदलाव का जो नियंत्रण है ना, वो कम हो रहा है। वैश्वीकरण की वजह से दुनिया अस्थिर हो गई है। संस्कार, वैल्यूज, मूल्य, परंपरा, इनका जो पकड़ थी ना, वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। दैट इज रनवे वर्ल्ड, यानी मतलब एक तरीके से असुरक्षा और अनिश्चितता बन। तो इसकी भी बात कौन करता है? मिस्टर गिडेंस करता है। फिर जिसके बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कीवर्ड है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 20 बार नेट की परीक्षा में, हायर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया है। टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन की बात कौन करता है? मिस्टर एथेनी गिडिंस करता है। यानी समय और स्थान के बीच में दूरी है ना, वो कम हो गई। आज हम यहां बैठे, मुझे ले लीजिए, पूरे भारतवर्ष के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यहां तक कि नेपाल के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मैसेज आया था, एक दिन नेपाल से थे वो। तो ये क्या है? ये टाइम स्पेस एस्टिएशन है, हिडन्स के शब्दों में, जिसके लिए चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, या शॉपिंग प्लेटफॉर्म की बात करें। पहले मान लो, मुझे ले लीजिए, मेरे यहां से जो जयपुर है ना, वो जयपुर तकरीबन 90 किलोमीटर है। अब मुझे ब्रांड की कोई चीज खरीदने के लिए, जैसे शूज, नाइकी के शूज खरीदने हैं, मुझे जयपुर जाना पड़ता था। मुझे सोशियोलॉजी रावत पब्लिकेशंस की बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है ना, वो खरीदने के लिए मुझे चौड़ा रास्ता जयपुर जाना पड़ता था। लेकिन आज घर बैठे फ्लिपकार्ट खोलो, अमेजन खोलो, ठीक है ना, मंत्रा खोलो, घर बैठे आपके मनपसंद के, आपके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। तो यही क्या है? टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से भौतिक रूप से लोग दूर होते हुए भी आपस में क्या है? जुड़े हुए। समय और स्थान की जो परिधि थी ना, जो कंडीशन थी, वो इस बदलाव ने, इस ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दी है? कम कर दी है, ठीक है। और टाइम स्पेस डेस्टिनेशन का मतलब यह है कि अगर यहाँ का चुनाव या यहाँ की चुनावी प्रक्रिया है ना, उसमें परिवर्तन होता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। नरेंद्र मोदी जी जब जीते थे ना, सबसे पहले 2014 में जब मोदी जी जीते थे, तब अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो गया था, और अब की बार जो जीते हैं ना, तब और ज्यादा परिवर्तन हो गया। क्योंकि पता है कि मिस्टर मोदी है इस फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं, निजी संस्थानों में उनकी भागीदारी रहती है। दैट इज टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई, आप कोई बीएचयू का है, कोई इलाहाबाद का है, ये संभव ही नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी तो, कि क्या हम पढ़ सकते थे? आज मैं एक साथ हजारों लोगों को पढ़ा सकता हूं, ये संभव ही नहीं है कि एक साथ 1000 लोग हमारे सामने बैठ जाए। दैट इज टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन। ये कीवर्ड ही आप याद कर लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसएम्बेडिंग और रीएम्बेडिंग। शायद बहुत सारे हमारे साथी हैं, वो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने ये सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, और कईयों ने नहीं पढ़ी होंगी। व्हाट इज डिसएम्बेडिंग और रीएम्बेडिंग, ठीक है। डिसएम्बेडिंग का मतलब होता है कि किसी सामाजिक संरचना, गतिविधि या पारंपरिक संदर्भ से बाहर निकलना। मतलब एक तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक तरीके से एक संरचना बनी हुई है, और उस संरचना में आप जकड़े हुए हो। यूं मान लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हो, और ग्रामीण क्षेत्र समुदाय आज भी परंपराओं का एक तरीके से पालन करता है। अचानक आपका जाना किसी मेट्रो शहर में हो जाता है, तो आप डायरेक्ट उन परंपराओं से निकलकर एक नए स्ट्रक्चर में शामिल हो जाते हो। कुछ समय बाद में आपको रियलाइज होता है, कुछ समय बाद में आपको रियलाइज होता है कि मुझे वापस उन परंपराओं का पालन करना चाहिए। या हम यूं मान सकते हैं कि 60 वर्ष आपकी कंप्लीट हो जाती है, रिटायरमेंट के बाद में आप इसको गांव में आ जाते हो, तो जहां से शुरुआत की थी ना, आप उन्हीं गतिविधियों में वापस शामिल हो जाते हो। तो ध्यान रखना, जब हम परंपराओं से बाहर निकलते हैं, उस स्ट्रक्चर या उस गतिविधि से बाहर निकलते हैं, दिस इज डिसएम्बेडिंग,
इसे हम डिसएम्बेडिंग कहेंगे। और वापस फिर हम उसी माहौल में आते हैं, उसे हम री एम्बेडिंग कहेंगे। जैसे हम कोरोना की चर्चा करें, बहुत सारे हम आधुनिक हो गए, खान पान भी हमारा वैसा ही हो गया। मुझे खूब याद है, मेरी माता जी वो चाकी से आटा पीसती थी। आज शायद हमारी फीमेल्स में उस तरीके की पावर नहीं है कि वो चाकी चला सके। ग्रामीण महिलाएं जो मतलब पूरी तरीके से वो तो आज भी करती हैं। फिर ध्यान रखना, उसका एक अलग ही बेनिफिट था। फिर नई जनरेशन आई, नई जनरेशन आई तो फिर नई टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई। फिर हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगे। डॉक्टर और आयुर्वेदाचार्यों ने सलाह दी कि नहीं, आप वापस उसी माहौल में जाओ। तो लोग है ना जो वापस उसी माहौल में चले गए। कोरोना में भी तो यही हुआ था, ठीक है ना। लोग गांव की तरफ क्यों भाग के आए थे, गांव से निकले, दिस इज डिसएम्बेडिंग, वापस गांव में आए, वापस उसी स्ट्रक्चर में आए, दिस इज रीएम्बेडिंग। ठीक है, तो डिसएम्बेडिंग और रीएम्बेडिंग की बात कौन, मिस्टर गिडिंस करता है। फिर जिसके बाद में यहाँ पर लिख भी रखा है कि डिसएम्बेडिंग के बाद नए संदर्भों, सामाजिक गतिविधियों को फिर से अपन जब शामिल होते हैं ना, वो क्या कहलाता है, रीएम्बेडिंग कहलाता है। अब देखो साहब, यहाँ पर ये निष्कर्ष में भी पढ़ लो, आप पढ़ना चाहो तो। डिसएम्बेडिंग में पारंपरिक सामाजिक ढांचे से बाहर निकलने की प्रक्रिया, और जबकि रीएम्बेडिंग नए संदर्भों में समाज और रिश्तों को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, फिर आगे बढ़े, जिसके बाद में स्टैचुरेशन थ्योरी की बात करते हैं। संरचनाकरण के सिद्धांत की ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होती है, कोई स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले कोई स्ट्रक्चर होती है, संरचना। और संरचना में क्या होते हैं, नियम होते हैं, और प्रत्येक संरचना के अपने क्या होते हैं, साधन होते हैं। जब संरचना के नियम और साधनों में जब बदलाव होता है ना, जब हम नए परिवर्तन की तरफ जाते हैं, दैट इज स्ट्रक्चुरेशन थ्योरी। इसे ही हम कहेंगे सामाजिक संरचनाकरण का सिद्धांत। यहाँ पर लिख भी रखा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संरचनाएं और एजेंसी क्या करती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है। जैसे हम इनके ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना के द्विविधा की बात करें, तो इसमें भी ध्यान रखना, ये मिस्टर गिडिंस ने कहा है कि संरचना कोई बाहरी तत्व नहीं है, संरचना हमारा आंतरिक तत्व भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक जाति की बात करें, है ना, 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें जो सबसे पहला वर्ण बताया है वो ब्राह्मण बताया, मतलब ब्राह्मण जाति की हम चर्चा कर लेते हैं, या किसी हम एक ऊंची जाति राजपूत की चर्चा कर लेते हैं। अब राजपूत को सम्मान किसने दिया, ब्राह्मणों को सम्मान किसने दिया, कोई एलियन तो आए नहीं थे। आज उनकी जो सोशल स्टेटस बना हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, निम्न जाति जिम्मेदार है। आओ ठाकुर साहब बैठो, तो उनको ठाकुर साहब किसने बनाया, निम्न जाति ने। तो संरचना बनाने वाले कौन, निम्न जातियां। फिर उन्हीं जातियों ने शोषण करना स्टार्ट कर दिया, तो उनका भी विरोध किसने किया, निम्न जातियों ने। दैट इज ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। इसे हम संरचना के द्वैविधा के नाम से जानते हैं। संरचना बनाने वाले भी हम ही हैं, और संरचना का विरोध करने वाले भी हम ही हैं। तो इसी तरीके से जो ये स्ट्रक्चुरेशन थ्योरी है ना, ये स्ट्रक्चर और एजेंसी के बीच संबंधों को बताने का प्रयास करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम संरचना की बात करें, किसी समाज की अगर हम संरचना की बात करें, तो ध्यान रखना, जितनी भी संस्थाएं हैं ना वो संरचना में आ जाएंगे, जितने भी नियम हैं वो संरचना में आ जाएंगे, जितने भी ताने बाने और ढांचे हैं ना, ये किस में आ जाएंगे, संरचना में आ जाएंगे। एजेंसी क्या होती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अब ध्यान रखना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय की चर्चा करें, तो उसके अपने क्या है, नियम है, उसके अपने कायदे कानून है, उसका अपना इंस्टीट्यूशनल बॉडी है। तो वो क्या हो गई, उसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब कई बार कुछ नियम ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को अनावश्यक रूप से पाबंद करते हैं, तो व्यक्ति क्या हो गया, एजेंसी हो गई, है ना। एजेंसी क्या करती है, वो संरचना का विरोध करती है। तो संरचना का विरोध करेगी तो नया स्ट्रक्चर निकल कर आएगा। दैट इज स्ट्रक्चुरेशन थ्योरी। इसे हम क्या कहेंगे, संरचनाकरण सिद्धांत कहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, देखो कहीं भी करण आ गया, है ना, कहीं भी जो भाव आ गया ना, तो वो एक बदलाव को दर्शाता है।
तो यहाँ पर गिडिंस यही कहता है कि संरचना बनाने वाला भी कौन है, व्यक्ति है, संरचना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ता है वो भी कौन है, व्यक्ति। ठीक है, और इससे आप समझ लीजिए नियम प्लस साधन बराबर स्ट्रक्चरेशन। यहाँ पर संरचना और एजेंसी की भी बात कौन करता है, मिस्टर एसेनी गिडिंस करता है। एजेंसी में व्यक्ति की स्वतंत्रता और क्षमता आ जाएगी, और संरचना में जो भी ताना बाना नियम कायदे कानून बने हुए हैं वो किसमें आ जाएंगे, स्ट्रक्चर में। फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, प्योर रिलेशनशिप की भी बात कौन करता है, मिस्टर एथेनी गिडेंस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब प्योर रिलेशनशिप का मतलब होता है शुद्ध रिश्ते, ऐसे रिश्ते जिसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए शामिल होता है, किसी भारी दबाव की वजह से वो शामिल नहीं होता है। दैट इज प्योर रिलेशनशिप, बिना किसी दबाव के। ये बात पता है किडिंस ने क्यों कही है, ये बदलाव की वजह से कही है। चेहरे पे स्माइल तो है लेकिन अंदर क्या चल रहा है पता नहीं है, मन ही मन गाली निकाल रहे हैं और हंस भी रहे हैं। तो एक तो बनावटी रिश्ता, जैसे प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की बात की है ना, तो एक तो बनावटी रिश्ता, एक अंदर से रिश्ता। व्यक्ति अपने मन से किसी रिश्ते को निभाएगा, अपने मन से वो किसी परंपरा, प्रथा और रिचुअल्स इत्यादि को फॉलो करेगा। दैट इज प्योर रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब ऐसे रिश्ते जो किसी बिना दबाव, यानी किसी सामाजिक अपेक्षा, किसी आर्थिक अपेक्षा या किसी पारिवारिक दबाव के निभाए जाते हैं, दैट इज प्योर रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब प्योर रिलेशनशिप में व्यक्ति की खुशी शामिल होती है। बाहरी जो दबाव होते हैं ना, उन बाहरी दबावों का क्या होता है, अभाव होता है। परिवार या समाज का जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल कम होता है। मतलब जो प्योर रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं और पूरी तरीके से क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। यहाँ पर लिख भी रखा है, जैसे हम शादीशुदा जोड़े की चर्चा करते हैं, कई बार कुछ रिश्ते दबाव में बना दिए जाते हैं, करनी पड़ती है मजबूरी में शादी, तो वो प्योर रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, फिर जिसके बाद में प्योर रिलेशनशिप के बाद में निगरानी सभा, सर्विलेंस सोसाइटी की भी बात कौन करता है, मिस्टर गिडेंस करता है। आजकल समाज है ना, समाज का प्रत्येक पक्ष है वो सर्विलेंस में है, प्रत्येक का रिकॉर्ड है, प्रत्येक का विश्लेषण किया जाता है, प्रत्येक के डेटा है ना उनका कलेक्शन किया जाता है। ये सब कुछ जो हुआ है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हुआ, है ना। यहाँ पर लिख भी रखा है कि पहले जो निगरानी है ना वो राज्य या सेनाओं पर ही होती थी। निगरानी के अंतर्गत यही आते थे सरकारें, राज्य का मतलब होता है सरकार, राज्य और राष्ट्र में अंतर है, राज्य और राष्ट्र में अंतर है। ध्यान रखना, जहां हम संविधान की बात करते हैं, जहां हम संविधान की बात करते हैं, जहां हम किसी क्षेत्र की सरकार की बात करेंगे, जहां हम निश्चित भूभाग की बात करेंगे, जहां हम उनकी डेफिनेट पॉपुलेशन की बात करेंगे, उस संदर्भ में हम राज्य का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होते तो किसी देश को राज्य नहीं कह सकते, सॉरी राष्ट्र नहीं कह सकते, हम उसे राज्य कह सकते हैं। और जहां विचारधारा आती है ना, वो विचारधारा में हम किसका प्रयोग करेंगे, नेशन यानी राष्ट्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये बात कही है मिस्टर गिडिंस ने कि पहले सरकार और सेना पर ही निगरानी होती थी, आज प्रत्येक पहलू पर क्या है, निगरानी रखी हुई है। दैट इज सर्विलेंस सोसाइटी। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी और निजी जिंदगी है ना, उसमें दखलंदाजी कर दी, व्यक्ति का जीवन है वो जोखिम भरा हो गया। आज जो किडनैपिंग वगैरह हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हमारी हर एक एक्टिविटीज हम डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं हम, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। कोई महंगी गाड़ी ला रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। महंगे महंगे घर बना रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। ठीक है ना, हम डाल रहे हैं, किडनैपर सचेत हो जाएगी, इस आदमी के पास बहुत पैसा है, उठा लो बच्चों को। कहीं ये जा रहा है, हम ऑफिस से निकल रहे हैं, तुरंत पोस्ट डाल दी कि ठीक है ऑफिस से निकल रहे हैं, रास्ते में ही हाईजैक कर। तो ये खतरे पैदा किए हैं, रिस्क सोसाइटी ने जन्म लिया। ठीक है, तो निगरानी सर्विलेंस सोसाइटी की बात कौन करता है, मिस्टर गिडेंस करता है। विलंबित आधुनिकता की भी बात मिस्टर गिडिंस करता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर लेट मॉडर्निटी है ना, वो सामाजिक आर्थिक संरचना इत्यादि के परिवर्तन से जुड़ी हुई है। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि लिक्विड मॉडर्निटी की बात कौन करता है, तो मिस्टर उलरिच बैक, इसको बैच बोल दो, बैक बोल दो, ये तो लिक्विड मॉडर्निटी की बात करता है, द्रवित आधुनिकता। मैं लिख भी देता हूं,
द्रवित आधुनिकता की बात कौन करता है? उलरिच बेक करता है। और लेट मॉडर्निटी की बात कौन करता है? मिस्टर गिडेंस करता है। मतलब जो आधुनिकता के बाद में आती है, विलंबित आधुनिकता का मतलब है जो बाद में आती है, जिन्हें उत्तर आधुनिकता कहा गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि आधुनिकता की जो शुरुआत है ना, वो लगभग 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मानी जाती है। छोड़ो, चलो 16वीं, आप तो कंफ्यूजन मत हुई। 17वीं शताब्दी, जिसके बाद में 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और जिसके बाद में 20वीं शताब्दी। इस समय में जो बदलाव हुए थे, जो परिवर्तन का दौर हुआ था, डेट इज मॉडर्निटी। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रबोधन काल की शुरुआत कहां हुई थी? यूरोप में हुई थी। यूरोप में भी कहां से हुई थी? पश्चिम यूरोप से हुई थी। पश्चिम यूरोप में भी फ्रांस से हुई थी। फ्रांस में भी पेरिस से हुई थी। पेरिस में भी सैलूनों से हुई थी। तो वो सारी की सारी घटनाएं 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी की है ना? जिसमें इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 1750 से 1760, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति 1789 और अमेरिका की राजनीतिक क्रांति 1776 यानी 1776। ठीक है? तो ये सारे के सारे परिवर्तन के दौर थे, जिसमें हम चाहे रेने डेकार्ट की चर्चा करें, इमैनुअल कांट की चर्चा करें, एंथनी गिडेंस की चर्चा करें, जेम्स वाट की चर्चा करें, मिस्टर आइजैक न्यूटन की चर्चा करें, मिस्टर गैलीलियो की हम चर्चा करें, कितने सारे परिवर्तन थे, आधुनिकता थी, है ना? और अगर उत्तर आधुनिकता की चर्चा करें तो यह प्रश्न कई बार हमसे पूछा जा सकता है कि 1970 के आसपास ये जो उत्तर आधुनिकता का शब्द है ना, ये भाई साहब अस्तित्व में आया था। ठीक है? 1970 के आसपास। और उत्तर आधुनिकता कौन है? जैसे हम दरिदा की बात करें, जैसे हम फूको की बात करें, उसी तरीके से हम लियोतार की बात करें, ठीक है, मिस्टर बॉडीलार्ड की बात करें, सारे के सारे क्या है? उत्तर आधुनिकता। आपने एक बात सोचा होगा, अगर मैं एक शब्दों में आपसे पूछूं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी, इनमें प्रमुख अंतर क्या है? तो ध्यान रखना, ये जो आधुनिकता है ना, वो आधुनिकता भाई साहब विज्ञान का समर्थन करता है। ये जो आधुनिकता है ना, ये लॉजिक यानी तर्क का संबंध करता है, समर्थन करता है। आधुनिकता तो विज्ञान और तर्क का समर्थन करता है, जबकि उत्तर आधुनिकता है ना, वो संदेह और शक का समर्थन करता है। जैसे हम विखंडन की बात करते हैं, विखंडन की बात कौन करता है? मिस्टर दरिदा करता है। ठीक है ना? उसी तरीके से हम मिस्टर फूको की बात करते हैं, मैडनेस, हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, द डिसिप्लिन ऑफ बर्थ की हम बात करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये कहते हैं कि जो चीज हमें जैसे परोसी गई है, जरूरी नहीं कि उसमें सत्यता छुपी हुई हो, उसका तोड़ फोड़ कर दो, डिकंस्ट्रक्शन कर दो, उसका विखंडन कर दो। तो इनमें जो मूल अंतर है ना, जो मूल अंतर, सबसे जो भारी भरकम अंतर है, वो भारी भरकम ये अंतर यही है, आधुनिकता विज्ञान और तर्क का समर्थन करता है, जबकि उत्तर आधुनिकता है ना, वो संदेह का समर्थन करती है। यहां पर जो आधुनिकता है ना, वो प्रोडक्शन पर विश्वास करता है, वो उत्पादन, और वो किसमें? भौतिक। जबकि उत्तर आधुनिकता है ना, वो सर्विसेज में विश्वास करता है। उत्तर आधुनिकता वो रिसर्च में विश्वास करता है। उत्तर आधुनिकता में जो मालिक और मजदूर के संबंध है ना, उसमें वो नैतिकता की बात करता है। ठीक है? तो लेट मॉडर्निटी का मतलब है कि जो आधुनिकता के बाद में आई है, मतलब दूसरे लोगों के शब्दों में जो उत्तर आधुनिकता है, वही इनके शब्दों में क्या है? लेट मॉडर्निटी है। ठीक है ना? और इसकी प्रमुख विशेषताएं यही है, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का गिरना और सूचना सेवा, जैसे मैंने कहा, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनका बढ़ना, इंटरनेट डिजिटल प्रौद्योगिकी का बढ़ना, सर्विलेंस सोसाइटी का बढ़ना, दैट इज लेट मॉडर्निटी, है ना? ग्लोबल विलेज की भी बात करते हैं ये भाई साहब। आ गया समझ में लेट मॉडर्निटी? और फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हाँ, ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की भी बात कौन करता है? मिस्टर गडेंस करता है। ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा, संरचना जिसमें नियम आ गए, मानक आ गए, संस्थाएं आ गई, और क्रिया क्या होती है? जो इनके अनुसार व्यक्ति काम करता है, मतलब व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला एक्शन, एजेंसी के द्वारा। एजेंसी क्या हो गई? व्यक्ति हो गई। अब बनाने वाले भी व्यक्ति, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। गिडिंस ने कहा है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं है, और संरचनाएं केवल बाहरी समाज में ही मौजूद नहीं है, बल्कि लोगों के क्रियाकलापों से बनती है। जो हम लोग हैं ना, वो इन्हें बनाते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल भी दिया, ये स्थिर नहीं है, समय के अनुसार बदलती रहती है। अभी हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आशाराम बापूजी। ठीक है? अब बापूजी कहूंगा मैं तो,
काफी लोगों की आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है, और बापू भी कह सकता हूं। ठीक है ना, मैं श्वेतंतर हूं। अब आसाराम का नाम था आशुमल। आशुमल से आसाराम बापूजी बनाने वाले कौन थे? हम। भगवान बनाने वाले कौन थे? हम थे। और नजरों से गिराने वाले भी कौन है? हम हैं। संरचना बनाने वाले कौन है? हम हैं। और संरचना को बिगाड़ने वाले भी कौन है? हम हैं। दैट इज ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। इसे ही हम क्या कहेंगे? संरचना का दोहरापन या संरचना की द्वैविधा कहेंगे। आ गया समझ में? चलो शाम। फिर जिसके बाद में ये लो साहब, आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई। और ये जो बाकी के बचे हुए कीवर्ड है ना, जैसे मैंने आपको लगभग 33 बताए थे, ये सारे के सारे जो कीवर्ड हैं, एक मिनट। देखो, हमारी क्लास में, आज की क्लास में हम प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, जो दिखावे की सेक्सुअलिटी है, लेट मॉडर्निटी, जो मॉडर्निटी के बाद में आई है, जिसे कई लोग क्या कहते हैं? उत्तराधुनिकता कहते हैं। रिक्स सोसाइटी, जिसकी बात उल्रिच बैक भी करता है, गिडेंस भी करता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके। थर्ड वे का मतलब क्या होता है? थर्ड वे का मतलब होता है रूढ़िवादी पूंजीवाद, है ना। रूढ़िवादी पूंजीवाद, रूढ़िवादी पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता निकालना। जैसे एक वेदांता फाउंडेशन है, अजीज प्रेम जी का है शायद वेदांता फाउंडेशन, तो हमारे राजस्थान के स्कूलों में जितनी भी अब पता नहीं ये पूरे भारतवर्ष में है या नहीं, राजस्थान के स्कूलों में लैट बाथ उन्होंने बनाए, वेदांता फाउंडेशन अजीज प्रेम जी ने बनाए हैं। तो ये है ना, ये क्या हो गया? थर्ड वे हो गया। जैसे जन कल्याण के कार्य करते हैं अभी मिस्टर अनंत अंबानी, जिन्होंने गुजरात में वनतारा बनाया है। वनतारा एक अभ्यारण्य है। मैं एक दिन देख रहा था, उसमें तकरीबन 200 हाथी है, 200 शेर हैं उसमें। ठीक है ना। और तो सांप वगैरह वो दुनिया भर के हैं। वो दुनिया भर से रेस्क्यू किए हैं, पकड़ के लाए हैं, कोई घायल है, सर्जरी, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट हॉस्पिटल वनतारा में है। तो ये है ना, जो थर्ड वे है, जन कल्याण के कार्यों में भी उनको काम में लेना। तो इसके इसके बारे में हम पढ़ चुके। रनवे वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ चुके। टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन के बारे में हम पढ़ चुके। डिसएम्बेडिंग, परंपराओं से निकलना और वापस परंपराओं में आना, री एम्बेडिंग। स्ट्रक्चुरेशन थ्योरी के बारे में हम पढ़ चुके। प्योर रिलेशनशिप बिना किसी दबाव के, उसमें भी हम पढ़ चुके। निगरानी समाज के बारे में भी हम पढ़ चुके। और ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बाकी के ये जो कीवर्ड हैं, आप ये कीवर्ड याद कर लेना। सेल्फ एंड आइडेंटिटी, एजेंसी एंड स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी मैं आपको स्ट्रक्चर क्या हो गया? नियम कायदे कानून। एजेंसी क्या हो गई? व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। ठीक है ना। द मॉडर्न स्टेट, जिसमें भी आधुनिकता की बात करते हैं। द सेकंड मॉडर्निटी, वो आधुनिकता के बाद में आती है। और तो सारे जो है ना कीवर्ड है, वो कीवर्ड आप याद कर लें। बाकी उम्मीद करता हूं कि आज की जो हमारी क्लास है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। समय मिलेगा तो मैं इस पर क्लासेस जो बचे हुए हैं ना, उन पर क्लासेस बना दूंगा। ठीक है। और ये जो ऑफर है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, पढ़ने के लिए गंभीर हो, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 15 मार्च 2025 तक हमारा ये ऑफर है, ये नंबर है, आप कॉल कर सकते हो और गंभीर होकर पढ़ा करो। मैं एक दिन विकास दिवकीर्ति सर है, उनको सुन रहा था। मुझे कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि मैं अभिनय की भूमिका, उनका मैं अभिनय करने का प्रयास करता हूँ। मैं कई सालों से उनको फॉलो कर रहा हूँ। हालांकि उनके जैसा मैं इतना बड़ा नहीं पहुंच सकता उस पायदान पर, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि जिस वे में पढ़ाते हैं, जिस तरीके से पढ़ाते हैं, जो उनके हाव भाव, जो एक्सप्लेनेशन रहते हैं, जो बॉडी मूवमेंट रहता है, मैं सब कुछ उनके जैसा करने का प्रयास करता हूँ। आज भारतवर्ष के क्या पूरी दुनिया के वो इकलौते शिक्षक है। अभी हिंदू कॉलेज में उनका एक लेक्चर आया है, उनके चैनल पर अपलोड हुआ है। उनके एक गुरु हैं, शायद राम यादव कुछ ऐसे हैं, राम शर्मा करके कुछ गुरु है। तो वो संवाद आया है, 1.5 घंटे का संवाद है, उसको सुन। ठीक है ना। तो उसमें मिस्टर विकास दिवकीर्ति सर एक बात कहते हैं, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट समाजशास्त्र भी था, कि ये कठिन जो टॉपिक होते हैं ना, हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे सामने कठिन टॉपिक आया, हम उसको छोड़ देते हैं और फिर किसी दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। हमारे पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यही। एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, यादव जी हैं, यूपी से, वो कह रहे थे कि सर हमारे यहाँ अधिकतर शिक्षक है ना, इस तरीके के टॉपिक पढ़ाने से बचते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि
एक्चुअल में समाजशास्त्र है ना वो यही है, परिवार विवाह नातेदारी उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कई दिन से मैं प्रयास कर रहा था सब गिडिंस के बारे में, जैसे मैंने एक क्लास डाली है यूट्यूब पर, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने कितनी मेहनत की होगी। इसीलिए भागो मत समाज शास्त्र से, उलझ जाओ उसमें, उसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या है ना। और देखो, याद की हुई चीज ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर बहुत पढ़ा होगा आपने, लेकिन कभी ये सोचा व्हाट इज ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर? बनाने वाले भी हम और बिगाड़ने वाले भी हम, क्या है इसमें भाई? मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि किसी जाति को महान बनाने वाले भी हम हैं और गिराने वाले भी हम हैं, उसके खिलाफ आंदोलन करने वाले भी हम हैं। एसटी एससी और जनरल के बीच में जो लड़ाई होती है, हम बार बार एसटी एससी मनुवाद मनुवाद, उसको मनुवाद किसने बनाया? आप लोग जिम्मेदार हो, और उसके खिलाफ आंदोलन करने वाले भी आप जिम्मेदार हो। डेट इज ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। तो इसीलिए मेरी शुभकामना है, मन लगाकर पढ़ो, माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।